A very good morning, everyone. So here we are. In our last class, we have discussed the theoretical portion of value-added method. We have discussed the formulas and we have discussed that how value added is calculated and then how we convert the value added into national income, that is NNPFC, right? I have given you a task of reading out the precautions of value-added method. I hope you have done your task. Now I will be explaining you all the points and we will be learning the points in class itself. Have a look. Point number first and point number 6 of precaution is related with your formula itself. What was the formula? हमने जो पढ़ा था वहां पे था वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट? आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ मैं ताकि हम प्रिकॉशंस को पढ़ सके. एक अच्छा गैप आ गया है हमारी क्लासेस में, तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स फॉर यू. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसमें GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट? इसी का दूसरा नाम वैल्यू एडेड भी है. अगर मैं बात करूं हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू एडेड. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट? वी कैलकुलेटेड बाय राइटिंग डाउन वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट? हम क्या करते हैं, आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट की वैल्यू को माइनस कर देते हैं. नाउ हाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज कैलकुलेटेड? एनीवन who will tell me the meaning of value of output? How do we calculate it? Be quick. No one in the class? Have a look. Value of output is equals to sales plus intermediate consumption. Sales plus, sorry. Sales plus change in stock, not intermediate consumption. It is sales plus delta K, right? And delta K is calculated as closing stock minus opening stock. ये आएगा value of output और फिर इसमें से आप minus कर देंगे अपना intermediate consumption, जिससे आपके पास आ जाएगा the value added. और अगर एक ही फर्म है तो GVAMP ही GDPMP है, more than one firms है तो हमें GVAMP को add करना पड़ेगा in order to obtain GDPMP और उससे national income निकालना आपको आता है. प्रिकॉशन का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखिए. फर्स्ट कह रहा है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना, ये हमें पता ही है. हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, राइट? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. तो बस वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है. पॉइंट को एक्सप्लेन करते टाइम इट इज कंपल्सरी दैट यू नीड टू राइट दिस. ये क्यों करते हैं? ताकि डबल काउंटिंग ना हो. अगर हम इंटरमीडिएट की वैल्यू को ले लेंगे तो हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ेगा, जो अभी आगे डिस्कस करेंगे. उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट की वैल्यू को कभी भी काउंट ऑन नहीं करते. लास्ट पॉइंट आपको कहा हुआ है चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड, यानी आपका इस साल कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया और ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसका जो डिफरेंस है उसको जरूर आप लोगे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, क्योंकि वो ऐसा आउटपुट है जो इस साल अनसोल्ड रह गया है. और अनसोल्ड रह भले गया हो बट उसमें प्रोडक्शन तो इसी ईयर हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ मेहनत तो हुई है, इसलिए हम उसको लेंगे एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट. हमने इन्वेस्टमेंट पढ़े थे ना दो टाइप के, फिक्स्ड और इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में यू हैव टू टेक चेंज इन स्टॉक. इसको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं. अब चलिए बाकी प्रिकॉशंस इजी से हैं. प्रिकॉशन नंबर सेकंड आपको कह रहा है सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को इंक्लूड नहीं करते. ये हमने इनकम मेथड में भी पढ़ा था कि सेकंड हैंड गुड्स से जो भी इनकम रिसीव होती है वो करंट ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती. दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी इनकम फ्रॉम सेकंड हैंड गुड्स. और यहाँ पे हम कह रहे हैं उसको सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो वो भी नहीं लेंगे. आगे देखिए. Production of services for self-consumption are not included. This one is very important. If I'm producing any productive service which is helping me to carry out my business, then that value will be included. I have explained it in the precautions of income method, right? But in case you are producing any domestic service for yourself, it is not possible to calculate the market value of that service. That's why we will not include any such service. For example, your mother is giving you various services from morning to evening, but value of such services are never measured in monetary terms. Therefore, we never include the value of such services. तो यहाँ पे यही कह रहे हैं आपको कि domestic services like services of housewife, kitchen, gardening, etc. are never included in national income. Why so? Because their market value calculation is quite difficult. So we need not to calculate. You here have to write down one more point. Have a look.
See, domestic services are always included. It means when I am cleaning my house, I will not include any value of my service. But when I am hiring a maid for cleaning my house, then he or she will be taking some payment. So I need to calculate, need to note down the value given to her, him or her, right? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके पैसा earn किया है, तो we always need to include such. One more point: if I am teaching my younger brother, my teaching services are free of cost and its value can't be included. But when I am taking your classes, I am taking payment and such value will always be included. So you have to write down domestic services है, paid है तो include होगी, non-paid है तो include नहीं होगी. The fourth one, this is again important. This we have already discussed. Production of goods for self-consumption will be included. If I am a producer, I am producing something for myself, I will definitely include the value. For example, अगर मेरी खुद की बेकरी है, मैंने केक बनाए, एक केक मैंने खुद के लिए रख लिया, तो डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू इंक्लूड करूंगी. मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मैंने कुछ आउटपुट अपने लिए साइड में रख लिया है, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू को लिखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की. Imputed value of owner occupied houses should be included. This is again important. हमने पढ़ा है ना, land is one of the important factor of production, और land की value हमेशा count की जाती है. यहाँ पे थोड़ा सा point जो है उसका logic different है. ये कह रहे हैं अगर आपका खुद का घर है, अगर आपके पास अपना खुद का घर है और आप उस घर पे कोई रेंट नहीं पे कर रहे, उसका अज्यूम्ड रेंट आपको हमेशा अपने एक्सपेंसेस में शो करना पड़ता है. अगर मेरा बिजनेस है, मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो मुझे उसका इम्प्यूटेड रेंट शो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो बिल्डिंग नहीं होती तो डेफिनेटली मुझे पेमेंट करना पड़ता. तो ये आपको ध्यान रखना है, एस्टिमेटेड रेंट या इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड करते हैं. एंड लास्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अगर हम बात करें precautions of value added method, first and sixth are similar. You have to pick it up from the formula itself. The value of intermediate goods are never included, whereas the value of change in stock will be included. Then third and fourth are interrelated. If we are producing some goods for self-consumption, we will include the imputed value. Whereas if we are producing any domestic services, the value will never be included. And the second and fifth, the sale and purchase of second-hand goods will not be included. Whereas imputed rent of owner's self-occupied house will be included. चलिए last point देखिए. Again, it is related with income method only. हमने जो पढ़ा था ना, shares, debentures, bonds को sell या purchase किया, उन transactions को include नहीं करते क्योंकि ये financial assets है जिनका movement हो रहा है. कब include करेंगे, logic ध्यान रखना है आपको. अगर हमने कंपनी के shares purchase किए, inclusion नहीं होगा. बट कंपनी ने उस मनी को आगे इन्वेस्ट कर दिया फर्दर, तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इंक्लूड होगा. राहुल, गिव मी अ सेकंड, आई विल बी क्लियरिंग आउट योर डाउट. आई रिपीट, अगर हमने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स परचेज किए, वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी. बट वही सेम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वाला पैसा कंपनी आगे इन्वेस्ट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आएगा. ओके राहुल, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, एंड अदर स्टूडेंट्स हु हैव अनम्यूटेड देमसेल्फ, कीप योरसेल्फ म्यूटेड. मैम डॉक्टर्स और टीचर्स तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू कहाँ पे ऐड होती है मैम? उसकी वैल्यू उनकी इनकम के फॉर्म में वैल्यू एडेड में. अब जैसे उन्होंने इनकम अर्न किया, हम नेशनल इनकम अलग अलग वे से कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उनकी जो इनकम होगी मिक्स्ड इनकम के फॉर्म में हम उसको काउंट कर लेंगे. और अगर हम वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हैं तो उस फॉर्म में उनके पास सेल्स या चेंज इन स्टॉक ये सब नहीं होगा. हम सिंपली बात करेंगे कि इन्होंने इतना, इनका ट्रांजैक्शन हुआ है मॉनेटरी, तो ये इतना इन्होंने इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन किया है लोगों की लाइफ इंप्रूव करके, तो डायरेक्टली उसको इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड ले लेंगे. वो जीबीए, एमपी या वैसा कुछ नहीं बनेगा. इज इट ओके? ओके, ऑल राइट. अब ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग से दे दिया. गुड्स अगर घर पे यूज करने के लिए बन रहे हैं तो वैल्यू इंक्लूड होगी, पर सर्विसेज अगर घर के लिए प्रोड्यूस हो रही है तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्मर अगर वीट ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा वीट अपने घर पे लेके चला जाएगा तो इंप्यूटेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी. लेकिन जब हमारे घर पे आने वाली मेड अपने घर पे भी वही काम कर रही है तो उसकी कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी. वो खुद के लिए कर रही है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है. सेम काम हमारे लिए कर रही है तो मार्केट वैल्यू है और इंक्लूड किया जाएगा. ये ध्यान रखना होता है.
नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वन मोर थ्योरेटिकल टॉपिक, बस इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है ये भी पूछते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पूछते हैं। डबल काउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग है किसी एक चीज को दो बार काउंट कर लेना। जैसे सपोज आपके टेस्ट पेपर में, वैसे होता नहीं है जनरली डबल काउंटिंग, स्किपिंग ही होती है, बट बाय चांस आपके एक आंसर में मैंने 4 मार्क दो बार दे दिए, आंसर की स्टार्टिंग में भी दे दिए, लास्ट में भी दे दिए, तो टोटल में भी वो दो बार ऐड हो जाएगा। दो बार ऐड हो गया यानी सेम चीज डबल काउंट हो गई, राइट। तो ऐसे ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम काफी बार डबल काउंटिंग हो जाती है। कैसे होता है एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। अगर हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते जाएंगे, उस कंडीशन में कैसी सिचुएशन आएगी देखिए। सपोज एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि इन्होंने 200 का रॉ मटेरियल परचेज किया है, कॉटन सीड्स परचेज किए हैं, और इस कॉटन सीड को कॉटन में कन्वर्ट करके इन्होंने सेल आउट कर दिया इन ₹500। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, माय स्क्रीन इज नॉट दैट मच, नॉट हैविंग दैट मच स्पेस, तो आपको अपने रजिस्टर्स में, ताकि मैं जो आगे वाली चीज इरेज भी कर दूं आपके पास वो रिटन में रहे। तो सबसे पहले आई हैव मेंशन दैट मिस्टर एक्स ने परचेज किया कॉटन सीड्स वर्थ ₹200 एंड ही हैव कन्वर्टेड इट इनटू फिनिश्ड गुड, दैट इज थ्रेड इन दिस केस, नो दैट इज कॉटन इन दिस केस, एंड सोल्ड इट आउट फॉर ₹500। चलिए पहले तो जल्दी से बता दीजिए मिस्टर एक्स का वैल्यू एडेड कितना है। Be quick. Unmute yourself and speak. 700. Yes, 700. Anyone else? ये आंसर तो wrong है। 300. मैम एक बार 300. क्वेश्चन रिपीट। 300. Yes, we have to find out the value added by Mr. X. उसने 200 की सीड्स लिए। पीयूष बेटा आपने 200 की सीड्स परचेज किए, आपने उस 200 की सीड्स को कॉटन के फॉर्म में कन्वर्ट करके 500 में सेल आउट किया, तो आपने कितने रुपीस की मेहनत की बताइए। हाँ मैम आ एडिशन गया? 300 रुपीज का। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज ये 500 रुपीज का कॉटन मैंने परचेज कर लिया मिस्टर एक्स से, और मैंने इस कॉटन को परचेज करके थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया और उस थ्रेड को सेल कर दिया 1200 में। बी क्विक, व्हाट विल बी माय वैल्यू एडेड? 700। 700, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया 500 का और उसका कन्वर्जन कर दिया 1200 के थ्रेड में। चलिए, आपने मुझसे थ्रेड परचेज किया और थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट करके क्लॉथ को सेल आउट कर दिया 2000। बताइए आपने कितना वैल्यू एडिशन किया? 800। 800. 800। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब मुझे बताइए एक्चुअली इकोनॉमी में फाइनल कंज्यूमर गुड कितने रुपीस का आया? ये तो सब प्रोड्यूसर यूज कर रहे थे, ये भी प्रोड्यूसर ने यूज किया, ये भी प्रोड्यूसर ने, ये भी प्रोड्यूसर ने। हमारे पास कितने रुपए का गुड आया? 2000 का. 2000 का। ये इकोनॉमी का एक्चुअल आउटपुट होता है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। हम सिर्फ फाइनल, आपने नेशनल इनकम की डेफिनेशंस पढ़ी है ना चैप्टर 3 में एग्रीगेट्स में, मैंने आपको क्या बताया है? मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वर्ड पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था। क्यों? क्योंकि हमें इंटरमीडिएट को नहीं लेना होता। क्यों नहीं लेना होता? यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इकोनॉमी में 2000 रुपए का सामान आया है और लोगों को फायदा 2000 रुपए तक का हुआ है, यानी इतना वैल्यू हमारी इकोनॉमी में आया। बट अगर ये सभी लोग अपने अपने इंटरमीडिएट को भी काउंट करते तो डबल काउंटिंग होती। पहले हम देखते हैं वन बाय वन वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और देखते हैं क्या एट लास्ट 2000 ही आ रहा है हमारे पास। तो देखिए वैल्यू एडेड बाय मिस्टर एक्स कितना हो गया? 300। वैल्यू एडेड बाय मी कितना? 700। एंड वैल्यू एडेड बाय यू, आपने परचेज किया था ना थ्रेड, आपने कितनी वैल्यू एडिशन की? 800। मैं वापस बोल रही हूँ, मेरी स्क्रीन पे स्पेस कम है, आप ध्यान रखना। तो और मिस्टर एक्स ने सपोज कॉटन सीड्स डायरेक्टली किसी से परचेज किए, तो वो जिसने भी दिया उसका 200 का वैल्यू एडिशन रहा, ठीक है। सपोज उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था खुद का। तो 300 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 200, एक्चुअल वैल्यू एडिशन तो 2000 ही है। जब हमने अलग अलग प्रोड्यूसर्स का केवल वैल्यू एडेड लिया, इंटरमीडिएट को हटाते गए और सिर्फ वैल्यू एडेड लिया, तो हमारे पास एट लास्ट 2000 ही आएगा। बट अगर मैं इन सब की सेल्स ले लूं, अब आप देखिए सिचुएशन कैसी हो जाएगी। मैं कह देती हूँ
कि मुझे तो सबकी सेल्स लेनी है, सबने कितनी कितनी सेल्स की, ऐसे में आपकी इकोनॉमी में बताइए आप क्या बता पाएंगे, कितना आउटपुट हुआ, कितने आउटपुट की सेल्स हुई है? 200 प्लस 700 सॉरी प्लस 500 प्लस 1200 प्लस 2000, इतना हो जाएगा। सभी की सेल्स को ऐड कर देंगे और इंटरमीडिएट माइनस ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सेम वैल्यू 2 बार 3 बार रिपीट हो जाएगी। इस 500 में ऑलरेडी ये 200 इंक्लूडेड है, बट मेरे कैलकुलेशन में ये 2 बार आ जाएगी। फिर इस 1200 में ऑलरेडी ये 500 और 200 इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे दोबारा काउंट हो जाएगा। इस 2000 में ये सब इंक्लूडेड है, बट अगर मैं इस 2000 को पूरा ले लेती हूँ तो ये सब दोबारा दोबारा काउंट होते जाएंगे, जिससे इकोनॉमी का आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से बहुत ज्यादा शो होगा और जो एक ट्रू इमेज नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा क्या करना होता है, वी नीड टू डिडक्ट द इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम सेल्स, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना है। चलिए बुक का एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंजलि, रीड दिस पार्ट, you have to stop after every full stop, okay? Okay, ma'am. Alright. In measuring the national income, the value of only final goods and services is to be included. This you already know. While we are measuring the national income, we need to include the value of only final goods and services, okay? However, the problem of double counting arises when value of intermediate good is also included along with the value of final goods. क्या होता है, when we calculate, we include the value of intermediate goods also, तो double counting हो जाती है, यानी same चीज की value 2 बार आ जाती है। आगे Double counting refers to counting of an output more than one while passing through various stages of production. You need to learn the definition. It will be asked in examination. Double counting is such a counting where you just note down the value of one output twice, right? When it is passing through the production process, you note it down or you add it up more than once, then it will be treated as double counting. Okay, next. A commodity passes through various stages of production before reaching the final stage. When value of commodity is taken at each stage, it is likely to include the cost of input more than the ones. This leads to double counting. Have a look. The value of cotton seed is merged in value of cotton also. It is also a part of value of thread and also it is a part of value of cloth. तो हमें इसको more than once include करने की जरूरत नहीं है. We need to include only one time, right? If we will include it more than once, then it will lead to double counting. Double word का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 बार, more than once, ठीक है? चलिए आगे. Let us understand this through the famous example of farmer. Millet and baker. Farmer. Suppose farmer produce 50 kgs of wheat and sell it for rupees 500 to miller. For farmer, wheat of rupees 500 is the final product. If intermediate cost for farmer is to be 0, then his value added will be rupees 500. Is it clear to everyone? A farmer has produced 50 kgs of wheat and sold it for rupees 500. Now we are assuming that the value of intermediate for farmer is 0. ये हमें assume करना पड़ेगा. Then the value added by farmer will be value of output minus intermediate consumption. Value of output is clear here, 500 minus 0, value added will be 500. Okay, next. Miller. For miller, wheat is an intermediate good. Miller convert wheat into flours and sell it for rupees 700 to a baker. Now flour of rupees 700 is the final product for the miller. Value added by miller equals to 700 minus 500 equals to rupees 200. Is it clear to everyone? Show me a thumbs up if it is a yes. All right, that's great. किसी को भी बीच में कुछ भी नहीं समझ में आए, कोई भी वर्ड, कोई भी कंसेप्ट, आपकी ड्यूटी रहेगी, आप पूछ लेंगे. Okay, next, baker. Yes, Anjali, continue. Baker. For baker, flour is an intermediate good. Baker manufacture bread from flour and sell the entire bread to final consumer for rupees 1000. Bread of rupees 1000 is the final product for the baker. Value added by baker is rupees 1000 minus 700 equals to rupees 300. Is it okay to everyone? Bread वैसे तो final product है, but हमें क्या करना है, हमें तो value added देखना है उसका, तो value added आएगी उसकी actual 300. अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से explain करके दिया हुआ है. फार्मर ने wheat sell किए 500 में, इसने flour sell किया और फिर bread. अगर हम इन सबको add कर लेंगे और वैसे वैल्यू एडेड निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2200, बट एक्चुअली वैल्यू एडिशन सिर्फ 1000 का हुआ है. तो उसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है.
value of output minus value of input that is intermediate consumption is equals to value added. और सभी value added को add करेंगे तो last का जो final product है उसकी value हमारे पास आ जाएगी. चलिए आगे देखिए. Yes, In the Anjali, given देखिए. in the given example, wheat is the final product for a farmer, flour for miller, and bread for baker. As a general practice, every product treats his commodity as the final output. It means total value of output equals to 500 plus 700 plus rupees 1000 equals to 2200 rupees. What is written? ये कह रहे हैं सबके लिए अपना अपना प्रोडक्ट तो फाइनल है ना, जो उसने सेल आउट कर दिया वो उसका फाइनल आउटपुट है कि ये हमने एट लास्ट मार्केट में सेल किया है. बट हमें सबकी फाइनल आउटपुट्स में से अगर एक्चुअल वैल्यू एडिशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वो आगे आए. अभी तो उन्होंने सिंपली बताया दैट इफ वी नीड टू find out the value of final output, then we will sum up all these things. Okay. However, a careful examination reveals that each transaction contains the value of intermediate good. The value of wheat is included in the value of flour. The value of flour is included in the value of bread. As a result, the value of wheat and flour are counted more than once. This causes the problem of double counting. It leads to overestimation of value of goods and services produced. In order to know the correct value of national income, we must avoid these problems of double counting. Is it okay to everyone? सबके अंदर जो फाइनल गुड्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट इंक्लूडेड है. इफ यू वांट टू get a perfect conclusion तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to just deduct the value of intermediate goods from the value of final goods. Okay, आगे देखिए. This is again important. This is asked in board examination for 3 marks. हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, कैसे अवॉइड कर सकते हैं. आपको पूछते हैं, आपको कुछ न्यूमेरिकली नहीं बताना, आपको ये 2 पॉइंट लिखने होते हैं, 1.5 फॉर ईच पॉइंट. ठीक है. और अगर 4 मार्क्स में आता है तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड. तो आपको वहां पे डबल काउंटिंग रहेगा 2 मार्क्स का, तो उसका मीनिंग अलोंग विद द एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना होगा और फिर ये 1 मार्क के हो जाएंगे. हमेशा इकोनॉमिक्स में आप आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. आपको उसकी मार्क्स देखनी है, वेटेज देखनी है और फिर आंसर देना है. अब देखिए देयर आर बेसिकली 2 वेज. नंबर 1 बहुत टफ हो जाता है तो इसको अवॉइड करते हैं. नंबर 2 इजी रहता है, नंबर 2 को हम यूज करते हैं. पहले नंबर 2 समझते हैं. नंबर 2 कह रहा है वी कैन यूज वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, हर प्रोड्यूसर के पास जाके उसका वैल्यू एडिशन चेकआउट कर लेंगे. कैसे चेक करेंगे, अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हमें हर प्रोड्यूसर का वैल्यू एडेड पता चल जाएगा. जब हमें इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का वैल्यू एडेड पता चला, हम उसको सम अप करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमारी नेशनल इनकम उसी से आ जाएगी. फर्स्ट वन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. ये कह रहा है आप एक काम करें, इकोनॉमी में सिर्फ उन्हीं सेल्स को इंक्लूड करें जो फाइनल कंज्यूमर को सेल आउट की गई. जो जो आउटपुट फाइनली कंज्यूमर परचेज कर रहा है उसको ही लिखें, इंटरमीडिएट वाले को लिखें ही ना. जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड सेल किया, मेरे लिए फाइनल था बट आपने रॉ मटेरियल के लिए परचेज किया, तो उसको हमें शो ही नहीं करना है. बट इट इज नॉट पॉसिबल कि जब भी हम सेल्स कर रहे हैं तो हम सामने वाले से पूछें भैया वेदर यू आर अ कंज्यूमर और विल यू यूज इट फॉर इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट. वी कांट आस्क इट लाइक दिस. सो वी आर यूजिंग हियर द सेकंड मेथड. नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ जैसे जब फ्लोर सेल आउट हुआ या जब उसको कन्वर्जन किया गया वो सब नहीं इंक्लूड करना है, हमें तो एट लास्ट ब्रेड की वैल्यू लेनी है. तो आप इसको रीडिंग खुद से कर लेंगे आई गेस. ये 2 मेथड्स हो सकते हैं. हम कौन सा यूज करते हैं, सेकंड. फर्स्ट क्या कह रहा है, सिर्फ लास्ट में जो ब्रेड सेल हुई है उसकी वैल्यू लेनी है. लेकिन सेकंड क्या कह रहा है, अलग अलग स्टेजेस पे सबने कितना कितना प्रोडक्शन किया उसको आप वैल्यू एडेड के फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए, जिससे आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी. नाउ हियर व्हाट इज रिटन फॉर यू, हैव अ लुक. sum of value added is equals to sum of factor incomes. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमने 2-3 क्वेश्चन स्किप किए थे ना, जिसमें मैंने आपको इनकम मेथड से सॉल्यूशन करवाया था एंड आई टोल्ड यू कि हम वैल्यू एडेड मेथड से बाद में करेंगे. ये वही उसी से रिलेटेड है. ये कह रहे हैं वैल्यू एडेड जो अलग अलग स्टेजेस पे होगी वैसे ही अलग अलग स्टेजेस पे फैक्टर इनकम्स होगी, तो वो सेम ही आएगा. क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू इनपुट्स में ऐड कर रहे हैं और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, राइट. तो जब ये सब कैलकुलेट, ये सब वैल्यू एडिशन करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, नेशनल इनकम दोनों से सेम आती है. आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको बोले calculate that net value added or value added is equals to the factor income generated,
तो इनकम जनरेटेड का हमेशा मतलब एनडीपीएफसी है। अगर आपको बोले प्रूव दैट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड, तो एनडीपीएफसी यानी वैल्यू एडेड आपको ये वाला नहीं लेना है, जीडीपीएमपी नहीं लेना है, आपको जीडीपीएमपी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे। नेट वैल्यू एडेड इज नथिंग बट एनडीपीएफसी ओनली। आप क्या करेंगे, ये जो जीडीपीएमपी आया आप इसको वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करके देखेंगे, जो नेट पे होनी चाहिए डोमेस्टिक पे और होनी चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे। फिर ये जीडीपीएमपी से जो एनडीपीएफसी आया उसको और इनकम मेथड वाले एनडीपीएफसी को कंपेयर करेंगे, दोनों सिमिलर है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है, अदरवाइज आपने कुछ गलती की होगी। तो बस हमने ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए आगे इसका प्रैक्टिकल जो है, इसके जो क्वेश्चंस है, आप में से किसी ने ट्राई किए क्या? ये जो गैप आया था बीच में हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 1 वीक का, किसी ने कोशिश की कोई क्वेश्चंस करने की आउटपुट मेथड से या नहीं? जल्दी बताइए, यस और नो। ओके, साइलेंस मींस नो। आपने बोला ही नहीं था कि न्यूमेरिकल्स करना है, बिना बोले कौन करता है, राइट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अभी करते हैं। हियर वी आर। सभी ने संदीप गर्ग वाली बुक तो ले ली है ना? कोई ऐसा तो नहीं रह गया है जिसके पास बुक नहीं है? पहले इनको स्किप करते जाते हैं। ये प्योरली वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स है अप टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अभी मैं आपको करवा रही हूँ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 21. You have already solved it by income method. Now we will just solve it out from value added method. क्या कह रहे हैं? You have to prove that net value added at factor cost is equals to income generated. Income generated means COE plus OS plus mixed income, जो हमें calculate करना आता है। और net value added at factor cost means you have to calculate NDPFC by using output method. तो GDPMP में आंसर आएगा, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे NDPFC में। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल्स गिवन है, हमें क्या क्या चाहिए पहले ये देखते हैं। हमें चाहिए सिर्फ 3 चीजें, क्या क्या? वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसके अंदर 2 चीजें आएगी, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बस ये इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चेंज इन स्टॉक तो मुझे यही दिख रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस 400 माइनस 200, 200 आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, लिख लीजिए। डेल्टा के इज इक्वल्स टू 200, सबने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सर्च आउट सेल्स गिवन है क्या आपको? बिल्कुल जी, डायरेक्ट दी हुई है 1200। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया मेरे पास 1400, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन ढूंढते हैं। डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया हुआ, कोई बता सकता है कहाँ हिडन है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इन द गिवन क्वेश्चन? Yes. Tell me, be quick. Is it 300? Purchase of raw material. 300, yes, no. Right? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर यहाँ पे इसके साथ आपको पावर चार्जेस भी दे दे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दे दे, तो आपको उसको भी इंटरमीडिएट कंजप्शन में काउंट करना है। यहाँ पे ये 300 है, तो क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि मेरा जीडीपीएमपी आ जाएगा 1400 माइनस 300, दैट इज 1100। चलिए जीडीपीएमपी आ गया है, कन्वर्ट इट इनटू एनडीपीएफसी। 1100 को एनडीपीएफसी पे कन्वर्ट कीजिए, माइनस कर दीजिए इसमें से डेप्रिसिएशन, दैट इज 200, और माइनस कर दीजिए इसमें से एनआईटी। रिपीट कीजिए अंजलि, व्हाट आर यू सेइंग? एक बार फिर से बताइए प्लीज। एक बार फिर से बताएं, अभी बताते हैं। देखिए बेटा, हम सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन से एग्रीगेट में आंसर आता है आपके पास, बताइए जल्दी से। जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी, व्हाट इज द फॉर्मूला? अपन को इसको GDPMP is equal
हाँ कन्वर्जन आपको जीडीपीएमपी तक हाँ समझ में आ गया क्या? 1100 तक का कैलकुलेशन आ गया? हाँ मैम। ओके अच्छा फिर देखिए आपको क्या करना है। आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट जीडीपीएमपी इनटू एनडीपीएफसी। ओके तो नेट से ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो तो क्या करोगे? ग्रॉस में से डेप्थ को माइनस कर दोगे which is ओके given as ओके। 200 right? यस domestic मैम and यस मैम। domestic are same। मार्केट यस मैम प्राइस से यस मैम। फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी। तो देखिए आप 1100 माइनस 200 और एनआईटी 100 आ रहा है माइनस 100। 800 इज द मैम फाइनल आंसर। यस मैम अगर डैप को ऐड कर दिया और उसको बाद में उधर उधर लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो भी आंसर सेम आता है ना? कैसे बेटा? आप पहले इलेबोरेट कीजिए किस में मैम ऐड जैसे करोगे? ग्रॉस ग्रॉस इक्वल्स टू हम्म नेट है मैम, तो मैम आप डैप माइनस कर रहे हो, अगर उसमें डैप ऐड कर दिया तो? बेटा ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप होता है राइट? यस मैम। हाँ अब नेट तो हमें कैलकुलेट करना है तो डेप तो हमें इधर लाके माइनस ही करना पड़ेगा ना। हमें मैम क्या अगर उसको करना है हमें बाद में उसको अगर उधर ले गए तो मैम आंसर तो भी सेम आ रहा था, मैंने करके देखा था। बाद में उधर ले गए। मैं आपकी बात नहीं समझी। जैसे मैम मैं आपने आपको सबसे व्हाट्सएप। पहले ग्रॉस की वैल्यू लिखी 1100। यस मैम। चलिए अब आपने क्या किया? इसके अंदर मैम ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डैप किया मैम, इक्वल्स नेट टू वैल्यू तो थी नहीं आपके पास तो आपने क्या लिखा? प्लस डैप। प्लस डेप। ये ऐसे जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है। यस मैम। आगे मैम आगे वो फॉर्मूला। हाँ बस यहाँ वैल्यू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे वापस से जीडीपीएमपी कैलकुलेट करनी है तो उसकी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या गिवन है। सेल्स गिवन है 10,000। सेल्स के बाद चेंज इन स्टॉक चाहिए होता है ना। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। कौन बता रहा है क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक कितना दिख रहा है आपको? एनीवन? मैम 1000। 1000 बिल्कुल सही। एडिशन टू स्टॉक यानी आपका नेट स्टॉक इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो यही चेंज इन स्टॉक है। अगर आपको कह देते फॉल इन स्टॉक तो वो माइनस का चेंज इन स्टॉक होता। ठीक है क्लोजिंग ओपनिंग दे देते तो हम कैलकुलेट कर लेते। आगे देखिए तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी देखिए इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना होगा कौन बता रहा है? मैम 1650। फाइनल एकदम फाइनल आंसर देना है जिसको हम लॉक कर सकें। सोचें दिमाग लगाएं। सब कुछ बताया हुआ है बेटा आपको। एनीवन? मैं उसमें 800 ऐड हो जाएगा। 800 2000 आएगा? 2500। नो 2000 बेटा ये दोनों ऐड होंगे। मैम इसका मतलब हमने 2500 ही आएगा मैम बिल्कुल ऐड होंगे। 2500 करेक्ट आंसर है। 2500 इज द करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट कंजप्शन में दो चीजें आती है रॉ मटेरियल की परचेज और साथ साथ में पावर एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन करते टाइम बाय चांस आपको सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो यही इंटरमीडिएट कंजप्शन है। बट अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन वर्ड नहीं दिया और उन्होंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पावर चार्जेस या एक्सपेंसेस ऑन पावर कुछ ऐसा दे दिया तो आपको उसको इंक्लूड करना कंपल्सरी है। ठीक है ये ध्यान रखना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस ऑन पावर ये दोनों चीजें ऐड करेंगे तो इंटरमीडिएट आएगा। चलिए अब वैल्यू ऑफ आउटपुट था हमारा 1100 माइनस कर दिया है हमने 2500 तो हमारे पास आ गया वैल्यू एडेड। बस इस वैल्यू एडेड को आप कन्वर्ट कर देंगे एनडीपीएफसी में। जीडीपीएमपी को कन्वर्ट कर दीजिए एनडीपीएफसी और देखिए 7200 आंसर आ रहा है क्या? बी क्विक, चेक इट आउट एंड लेट मी नो।
आप चेक कीजिए, तब तक मैं आपको होमवर्क बताती हूँ. Your homework will be question number 3. I will send it in the group only. अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी. क्लास हमारी अभी की एंड होने वाली है, आज का टाइम हमारा फिनिश हो गया है. तो आप सबको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल समझने हैं. आज का होमवर्क जरूर करके देखना, रफली सॉल्यूशन आज ही कर लेना. जो जो बच्चे अभी क्लास में हैं, मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व इट आउट, और फिर मुझे फॉरवर्ड करें, कल हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे. और प्रिकॉशंस लर्न कर लीजिएगा, वैल्यू एडेड मेथड एज वेल एज इनकम मेथड की. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ नाइस डे.